सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और हमारे पाकिस्तान में एक आम तासुर यह है कि यहाँ पर सियासतदान कुछ भी करें, कितनी ही करप्शन करें, कितने ही फ्रॉड क्यों ना करें, आवाम को कितना ही धोखा दें, उनका माल लूट कर खा जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर भूले भटके उनसे कोई पूछ ले या हिसाब मांगने लगे, उनके लिए अगर कोई मुश्किल खड़ी करना शुरू हो जाए, उनको जान के लाले पड़ जाएं, हिसाब देने या गिरफ्तार होने का उन्हें डर हो, तो फिर उन्हें फ़ौरन बैरून मुल्क जाना याद आ जाता है। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके कुछ लोग बैरून मुल्क जाकर सियासी पनाह ले लेते हैं, तो अक्सर बीमारी का इलाज करवाने के लिए लंदन चले जाते हैं। माजी में पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात ऐसा कई बार कर चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का केस भी कुछ इसी तरह का है। 2018 में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा हुई और उन्हें जेल भेजा गया, तो नवाज शरीफ की जेल में सेहत खराब रहने लगी। 22 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ को हल्का हार्ट अटैक आया, जिसकी तस्दीक खुद वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने की। और उसके बाद 29 अक्टूबर 2019 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की 2 माह के लिए सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया और बताया गया कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। तो 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन ये इजाज़त सिर्फ चंद हफ्तों की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 में 4 हफ्तों के लिए इलाज करवाने लंदन चले गए। लंदन से नवाज शरीफ की वापसी यकीनी बनाने के लिए शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में गारंटर बनकर 50 रुपए का हल्फनामा भी जमा करवाया, लेकिन नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन गए अब 1.5 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और खबरें यही हैं कि उन्होंने अब तक बाकायदा अपना इलाज नहीं शुरू करवाया और ना ही उनका फौरी पाकिस्तान वापसी का कोई इरादा है, क्योंकि जब तक उनका इलाज नहीं हो जाता वो वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ इस वक्त मफरूर हैं, इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं, उनकी जायदाद भी जब्त की जा रही है और इसकी नीलामी भी की जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ हैं कि अभी भी वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म भी कई बार ही कह चुके हैं, अपना प्लान बता चुके हैं कि वो किस तरह नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। क्या बात कर चुके हैं वो, ज़रा ये सुनिए। तो वज़ीर आज़म की इस गुफ्तगू को 8 महीने हो चुके हैं। दावे तो बहुत हुए, लेकिन नवाज शरीफ को अब तक कोई वापस नहीं ला सका। यहाँ तक कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तो हुकूमत गिराने के लिए असम्बलियों से इस्तीफ़ों के ऑप्शन को नवाज शरीफ की वापसी से भी एक मौके पर मशरूत कर दिया था। कहा था कि आप वापस आ जाएं, ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, लेकिन नवाज शरीफ उस डिमांड पर भी वापस ना आए। नून लीग नवाज शरीफ के इलाज में ताखीर की वजह कोरोना वायरस को बताती है, लॉकडाउन को बताती है। कहा जाता है कि कोरोना की वजह से नवाज शरीफ का इलाज फौरी तौर पर मुमकिन नहीं हो सका और जैसे ही लंदन में कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी, नवाज शरीफ के इलाज के बारे में फौरी तौर पर सीरियसली सोचा जाएगा। लेकिन कल मरियम नवाज से जब सहाफ़ी ने सवाल किया नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक, तो उन्होंने क्या गारंटी मांगी, ज़रा ये सुनिए। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती। मरियम नवाज वज़ीर आज़म से नवाज शरीफ की सेहत और ज़िंदगी की गारंटी तो मांग रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद से अब तक जो वीडियोज़ और उनकी वहाँ से फ़ोटोज़ सामने आई हैं, उसमें नवाज शरीफ लंदन में घूम भी रहे हैं, चहलकदमी भी कर रहे हैं, कैफ़े में कॉफ़ी भी पी रहे हैं और गोल्फ भी खेलते हुए पाए गए, देखते हुए पाए गए। इन पिक्चर्स और वीडियोज़ में तो उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनकी कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस है कि वो पाकिस्तान वापस आकर नहीं सियासत कर सकते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत से मिलने वाली सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि नवाज शरीफ बगैर किसी मुनासिब वजह के अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। कानून का मफरूर होने की वजह से नवाज शरीफ अपील का हक अब खो चुके हैं, इसलिए अदालत के पास नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं है। नवाज शरीफ जब खुद को सरेंडर करें या हुक्काम उन्हें तहवील में ले लेंगे तो वो दोबारा अदालत में अपील कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हुकूमत की फतह है, क्योंकि नवाज शरीफ को अदालत में पेश ना होने की वजह से उनकी अपीलों को मुस्तरद किया गया है?
केस के मेरिट पर ये अपीलें मुस्तरद नहीं हुई हैं, तो अब हुकूमत भी इस वक्त नैब को कह रही है कि इस फैसले को भी चैलेंज किया जाए। आगे हुकूमत इस मामले में क्या कर सकती है? वज़ीर आज़म को अपनी कमिटमेंट याद है या नहीं याद? क्या वो लंदन के वज़ीर आज़म से बात करेंगे या नहीं करेंगे? क्या कानून साजी इस सिलसिले में हो रही है? हुकूमत नवाज शरीफ को लेकर कितनी सीरियस है? इसी पर गुफ्तगू आज के प्रोग्राम के पहले से में करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब और मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रमेश कुमार साहब, जाहिर है चूँकि चलें रमेश कुमार साहब की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन पहले ज़रा अपोजिशन जमातों का इस पर मौक़िफ़ जाने। डॉक्टर अफनान साहब खुद उनके वो रहनुमा हैं नवाज शरीफ साहब। तो डॉक्टर अफनान साहब, क्या इस वक्त स्ट्रेटजी है? मियाँ साहब गए थे इलाज करवाने, लेकिन अब उनके लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत मांगी जा रही है। जाते हुए तो मौक़िफ़ कुछ और था, इलाज कराकर वापस आना था, जाने के बाद या अब 1.5 साल के अरसे में मौक़िफ़ क्यों तब्दील होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने काफ़ी डिटेल में शुरू में इंट्रोडक्शन दी, मगर आपने उस डिटेल के अंदर कुछ चीज़ें जो मिस कर दी हैं और उसमें और क्योंकि आपने वो कुछ डिटेल मिस कर दिए तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। आप ऐड कर दें वो डॉक्टर। एक बात ये थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस जज ने, जी मैं ऐड कर रहा हूँ, वो एक बात ये थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस जज ने, अरशद मलिक साहब ने सज़ा दी थी, उसने फिर ख़ुद बाद में ये कहा कि जो मुझ पे इस पर दबाव डाला गया था और मैंने दबाव में आके ये फ़ैसला सुनाया, वरना मैं ये मतलब मेरिट के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और अगर दुनिया की कोई भी अदालत हो, यहाँ पे जज जिसने सज़ा दी है वो खुद ही ये कह दे कि मुझ पर दबाव था, मैंने इसलिए फ़ैसला दिया, तो ऑटोमेटिकली केस खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मुल्क में हर चीज़ इस वक्त अनोखी है, हाइब्रिड निज़ाम है, तो उसके अंदर जो है वो आज कोर्ट ने ये कहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास हक़ है कि वो अपील फ़ाइल कर लें जब भी वो वापस आएँ, और जब भी वो उनका जो राइट टू अपील है वो ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इस वक्त जो अपील है उनको वापस कर दिया और उन्होंने कहा क्योंकि वो मौजूद नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर इसको मज़ीद नहीं सुनेंगे। और ये बात, और दूसरी बात, ये तीसरी बात ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वतन से बाहर गए थे तो खाली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं, शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो लोग इंचार्ज थे, जो डॉक्टर्स इंचार्ज थे, उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है। वरना जो है ये किसी अपना शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स ने नहीं कहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है। ये यास्मीन राशिद ने कहा था, ये जो अभी इनके हेल्थ के मिनिस्टर हैं जो शौकत खानम के हेड थे उस वक्त, डॉक्टर फैसल, उन्होंने कहा था, फैसल मेरा ख्याल है नाम है उनका। तो यहाँ तो अगर हुकूमत ये समझती है, हाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान, तो उनको बाद में हेल्थ का मिनिस्टर बना दिया। तो अगर ये बात उन्होंने गलत की थी तो सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि अपने उन लोगों को जिन्होंने ये कहा था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है उनको पकड़े। हम तो ये कहते हैं कि उनकी तबीयत ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बल्कि जेल में उनको जो है वो उनका खाना पीना बंद किया गया और उनको ऐसी चीज़ें दी गई जिसकी वजह से उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई। और हुकूमत के लोग और बाकी ये समझ रहे थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने उनको जाने दिया, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी हुई कि वो बच गए। अब बात ये है कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कि जज जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इस बात को सामने रखते हुए कि नैब की तहवील में उनका खाना, घर से आना बंद कर दिया गया था और उनको जहर दिया गया, इस बात को सामने रखते हुए जो रजीम इस वक्त इधर है वो इक़्तिदार की मियां साहब बाहर गए और वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर मकसद था सकती है। क्या जी उस मकसद के ऊपर क्या इस वक्त वो इलाज वहाँ पर उनका बाकायदा हो रहा है? क्या रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को भेजी जा रही हैं जो अदालत से कमिटमेंट हुई थी? देखिए मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना कि जिस केस के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है वो केस ही जाली था, क्योंकि वो तो जज ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये ऐसी है कि एक 2 नंबर केस आप पे बना हुआ, आप कह रहे हैं आप उसकी पैरवी करते रहें, हालांकि जज ने खुद कह दिया कि ये गलत फैसला था। तो अब आप उसके बाद अगर आप कोई कहते हैं कि यूँ हो ये हो, उसका तो कोई इलाज नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले भी पाकिस्तान एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आए हैं, पहले भी बहुत दफ़ा जिला वतन हुए और बहुत दफ़ा वापस पाकिस्तान आए हैं और वो दोबारा भी पाकिस्तान आने के लिए बेचैन है। जज साहब के फैसलों पर आपको जो भी एतराज़ था वो तो आपको फिर अदालत जाना पड़ेगा उनके लिए, और फिर अदालत में उन फैसलों को अंडू करवाना पड़ेगा, तब फिर ज़ाहिर वो केसेस खत्म हो सकते हैं। नहीं तो वो सज़ा तो कानून की किताबों में दर्ज है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। तैमूर तालपुर साहब, जब PDM का हिस्सा थे आप लोग और पीपल्स पार्टी, उस वक्त जरदारी साहब ने मियाँ साहब से डिमांड की थी कि आप वापस आ जाएँ, ये हुकूमत गिराने में बड़ी आसानी हो जाएगी, तहरीक चलाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप PDM का पार्ट नहीं है, अभी भी आप लोग डिमांड करते हैं कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, चूँकि 4 हफ्तों की जगह अब ये 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब साहब।
देखिए, आपको चीज़ों की डायनामिक्स देखनी है। हमारी डिमांड थी, हम आज भी चाहते हैं। हमारा ये डिमांड है कि आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक साथ बैठकर एक साथ ये पूरा चलाएं इस तहरीक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो सके। पर हमें भी पता है हालात क्या है। हमें पता है कि आज जो हुकूमत है वफाक में, वो कातिलों की, चोरों की और करप्ट सियासतदानों की जमात है। और हम भी ये समझते भी हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये लोग चाहें, ये कोई भी नुकसान नवाज शरीफ साहब को या पीपल्स पार्टी की क़यादत को दे सकते हैं। तो इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर नवाज शरीफ साहब कि वो अभी वापस आए। नॉट फीजिबल। उनको अगर खदशा है कि यहाँ पर आने के बाद वही जालिम जमात जो आज सेलेक्ट होकर आई है वो ज्यादती करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे तो नवाज शरीफ डिड नॉट गो ऑन हिज ओन पेरोल, ही डिड नॉट गो ऑन द डिमांड ऑफ हिज ओन डॉक्टर्स। तो बड़ी एक कमेटी बनी थी जिसने ये पूरा चेक किया था। जो कमेटी की जो हेड थी, शायद आपके हेल्थ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन सबकी मर्जी के साथ, उन सबके कहने के बाद, उन सबकी मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने के बाद पंजाब हुकूमत ने ही ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ से नहीं जाते तो उनकी जान खतरे में है। उनके प्लेटलेट्स लोएस्ट लेवल पे आ गए थे। तो वो सारी चीजें जानते हुए मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा। तो जब पंजाब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है, अगर हुकूमत ने ही इस पर सबको कन्विंस किया और ये रिकमेंड किया कि मियाँ साहब को जाना चाहिए, तो फिर हुकूमत ही उनकी जान लेने के पीछे कैसे पड़ सकती है? तो फिर ये तजाद आ जाएगा इस आर्गूमेंट में। बिल्कुल भी तजाद नहीं आएगा। उन्होंने जब देखा, क्योंकि मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ अरबाब साहब, जिस जमात ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया, हमने अपनी क़यादत लूज़ की है। मैं उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके सरबराह को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग किया गया। मैं उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया कि आप अगर वापस आएंगी, पाकिस्तान एंटर करेंगी, तो आपको हम शहीद कर देंगे, आपका मर्डर कर देंगे। और वो हमारे साथ हुआ। तो हम ये सारी चीज़ें देख कर बैठे हैं। शायद नून लीग की जमात को इस चीज़ के बारे में कम पता है, पर हम इन सारी चीज़ों के थ्रू जा चुके हैं, गुजर चुके हैं। मेरे बहुत दोस्त यार, मेरे भाई जो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, उनकी शहादतें हुई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बचाते हुए, उनकी सिक्योरिटी करते हुए। तो हम ये दर्द बर्दाश्त कर चुके हैं। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इज़ नॉट जस्ट अ थ्रेट to the political leadership of all the different oppositions, but a political threat to Pakistan as well. आपने देखा है कि ये आए थे जो बातें करके उन्हें किसी बात पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। वो यू टर्न्स लेते रहे। उन्हें करप्शन खत्म करनी थी, वो 117 से 124% पे मतलब ये जाहिर है वो जो इनके बातें हैं, इस पर तो जरा थोड़ा सा आगे चलकर हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। रमेश कुमार साहब से मियाँ साहब की वापसी से मुतालिक मैं इनकी भी राय जान लूँ। रमेश कुमार साहब, अक्टूबर 2020, आज से 8 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बोरिस जॉनसन से बात करनी पड़ी तो वो बात करेंगे, बरतानिया की हुकूमत से वो बात करेंगे, हर हाल में मियाँ साहब को वापस लाएंगे। अब तक क्या कोशिशें इन 8 माह में की हैं आप लोगों ने उनको वापस लाने के लिए? मैं तो अरबाब जहांगीर ये समझता हूँ, हम तो लाजमी लाने की कोशिश करेंगे, मगर मियाँ साहब खुद एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वहां पे आराम से बैठे हैं। यहाँ पे कोर्ट जो है वो बार बार इतने बड़े सियासतदान को मफरूर करार दे रही है और उनकी अपीलें खारिज कर रही है। तो ये मोरली मियाँ साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो समझे कि भैया मैं इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो यहाँ पे 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला बंदा हूँ और इस तरीके से कोर्टों के अंदर मुझे मफरूर कहा जा रहा है, मुझे केसेस का सामना करना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए। उधर से बैठ के सियासत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एक तबीयत खराब थी, बिल्कुल अफनान ने सही कहा कि जो गए थे उस टाइम पे बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ था। उन्होंने देखा कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने इजाजत दी, इखलाकन तौर पे उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। तो क्या मियाँ साहब की इखलाकन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो जिस तरीके से गए थे कि इजाजतनामा लेके कि भाई मैं कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ दिखाने के लिए, तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। ये कहना कि मुझे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे आप अश्योरेंस दें। मैं नहीं समझता कि 3 मरतबा रहने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको हर चीज का पता है। किस किस को यहाँ पे थ्रेड नहीं है? मियाँ साहब को क्या थ्रेड है? थ्रेड तो औरों को है।
किसको? आपने जो तैमूर ने अभी बात की, जिस तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से जो बात की जाती है, मैं समझता हूँ दहशतगर्दी के हवाले से, ये तालिबानों के हवाले से या तो एमक्यूएम बात करती है या पीपुल्स पार्टी बात करती है ओपनली। लेकिन रमेश साहब, ये जान का खतरा तो इस वक्त वो जब इशारा कर रहे हैं तो ये हुकूमत की तरफ कर रहे हैं, हुकूमत से और इदारों से जान के खतरे की बात कर रहे हैं। वो तालिबान से या दहशतगर्दों से या किसी और सेक्टर से बात नहीं। मुझे बताएं कि हुकूमतें क्या यहाँ पे किसी को ये इतने सारे बैठे हुए हैं, क्या किसी को मार रही है? क्या इदारे उनको खत्म कर रहे हैं? अगर ऐसा ना होगा तो फिर तो नून लीग हीरो हो जाएगी। ये थोड़ी कि ये इस तरीके से हो सकता है कि ऐसा कोई चांस दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है कि इस किस्म की बात करके। मैं समझता हूं कि एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये मुल्क है जहाँ पे खुद 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर आए। इतना निजाम कमजोर तो नहीं है। अगर निजाम इतना ही कमजोर है कि वो सिक्योर अपने आप को नहीं समझते हैं, फिर तो मियां साहब को जो वो पूछना चाहिए कि 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर है कि क्या किया। तो ये गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। देखिए, मैं हार्ड कभी भी किसी लीडर के, क्योंकि हमारे लिए बड़े हैं, चाहे वो आपके पुराने कायद भी आपके तो। चाहे नहीं, देखिए कायद की अपने तौर पे बात है। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि अगर उनके नजरिए के साथ पाकिस्तान की अवाम चाहे 2% जुड़ी हुई है, चाहे 10% जुड़ी हुई है, मगर उसके साथ अवाम जुड़ी है, मीन्स इट्स ए पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर की मैं कदर करता हूँ। जमहूरी लीडर जो भी होते हैं उनका एक अपना रोल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव उसकी सोच है। तो कम से कम हमें तो सोचना क्या, मगर मियां साहब खुद को सोचना चाहिए। ठीक है, एक सीनियर पॉलिटिशियन होते हुए ज़ाहिर उन्हें भाई सोचना मेरे चाहिए। लिए मफरूर सही जो है, अफरान ने बात की, जी मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर अफरान साहब। अपील जो रिजेक्ट हुई है, मफरूर होने के ऊपर, और दोबारा अपीलें नहीं होती है। वो ये है, अब जब आएंगे उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा। गिरफ्तार होने के बाद वो दोबारा पेश होंगे। अब रमेश कुमार साहब चलें, ये मफरूर होने पर अपील रिजेक्ट हुई है तो ये हुकूमत की फतह नहीं है, केस के मेरिट पर ये अपील रिजेक्ट नहीं हुई। अगर केस के मेरिट पर ये अपील रिजेक्ट होती तो फिर इदारों की ये फतह होती कि उन्होंने अपना केस इतना मजबूत बनाया होता। ये आप बात कर रहे हैं, मगर बात तो केस अभी चला ही नहीं है। केस जब चलेगा वो ग्राउंड और है। अभी तो मफरूर के बुनियाद के ऊपर ही जो है वो केस, जब आदमी आएगा फर्द जुर्म के बाद, जब खुद प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये केस चलता है। जब खुद है ही नहीं तो उनके आर्ग्यूमेंट से शुरू ही नहीं हुए, केस के ग्राउंड थोड़ी सुने गए। ठीक है, चलिए डॉक्टर अफरान साहब, ये ज़ाहिर है मियां साहब 3 बार खुद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, क्या इस गवर्नमेंट से जान का खतरा है? अभी तक इन 3 सालों में इस गवर्नमेंट ने खुदा न खास्ता कि किसी को या किसी इदारे ने गवर्नमेंट के कोई जान से मार दिया है? अदालतें आज़ाद हैं, कितनी बार आपको अदालतों से ज़मानतें भी मिल चुकी हैं, मुख्तलिफ केसेस में छुट्टी वाले दिन भी आपके रहनुमाओं की ज़मानतें होती रही हैं, फिर आपको इस अदालती सिस्टम पर क्यों एतमाद नहीं है? देखिए, मैं पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देख ले, लियाकत अली ख़ान का मर्डर हुआ, फातिमा जिन्ना का मर्डर हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ, नवाब अकबर भुट्टी का मर्डर हुआ, बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ, और पता नहीं कितने सियासी लीडरान के मर्डर हुए, और जो उनके कातिल थे वो आज तक नहीं पकड़े गए। और अभी मोर रिसेंटली आप देख लें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे, हम तो ये समझते हैं कि उनके देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑफ एन असैसिनेशन, जब वो नैब की तहवील में थे। तो ये इतना मामला सीधा नहीं है कि क्योंकि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है। मफरूर तो इमरान खान साहब भी थे। मफरूर जब वो थे तो मफरूर थे जिस टाइम पे वज़ीर आज़म बने, कोर्ट का फैसला भी था। तो ये मफरूर तो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल मुल्क में थे ना, मुल्क छोड़कर तो कहीं नहीं गए, लोग रह चुके हैं। वो यहीं पर मौजूद थे, इदारे भी यहीं पर मौजूद थे, इदारे गिरफ्तार नहीं कर सके, पकड़कर कोर्ट में पेश नहीं कर सके, तो ये इदारों की नाकामी है। मुल्क उन्होंने आज तक ऑपोजिशन नहीं की ना। अभी ऑपोजिशन इनको जब मिलेगी फिर हम देखेंगे कि क्या करते हैं ये। अभी जैसे पहले जो है वो तो कोई ऑपोजिशन नहीं थी ना, कभी गवर्नमेंट ही नहीं रही थी। पहली दफ़ा इनको ज़बरदस्ती हुकूमत में लाया गया है। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि हमारी तारीख को सामने रखते हुए ये बात बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ठीक है कि वो एहतियात करें, और वो उस वक्त तक जब तक हालात इधर साजगार ना हो तब तक वापस ना आए, क्योंकि जो उन्होंने पहले उनको कत्ल करने की कोशिश की है वो दोबारा भी करेंगे। क्योंकि चंद लोग इक़्तिदार के भूखे हो चुके हैं, वो अपना सब कुछ हर चीज़ करने के लिए तैयार है इक़्तिदार पे काबिज रहने के लिए। तो वो आप उन लोगों से अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बड़ा कोई जो है वो मतलब कि फ्री एंड फेयर किस्म का मामला चलेगा यहाँ पे, तो वो तो फिर आप बंदा एमको की जन्नत में ही रह रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है।
ये ज़रूर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, वो बेताब भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम अभी इस वक्त यही कह रहे हैं कि जब तक हालात साजगार ना हो तब तक वो वापस ना आए। सही। तो तैमूर साहब, अब ज़ाहिर है ये तो हमारे फिर निज़ाम की नाकामी, अगर एक इतने सीनियर सियासतदान को यहाँ के सिस्टम से ख़तरा है, इदारों से ख़तरा है, हुकूमत से ख़तरा है। पहली बात तो इलाज कराने के लिए हमारे तमाम सीनियर सियासतदान मुल्क से बाहर जाते हैं, यही लोग हुक्मरान भी रहते हैं और कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं बना पाते जहाँ अपना इलाज करा सकें, फिर बाहर जाकर हुकूमतों पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि इस हुकूमत से हमें ख़तरा है। ऐसी इस्लाहात, ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए था कि यहाँ फिर इदारों से जान के ख़तरात की बातें होती ही ना। अरबाब साहब, अगर आप बात करिए हॉस्पिटल्स की और अपना असला की और बेहतरी की, तो फिर आज आपके पास रिकॉर्ड हासिल है, आपके पास रिकॉर्ड है। आपने देखा है कि कराची के अस्पतालों में 40,000 लोग बलूचिस्तान से इलाज करके गए हैं, 50,000 लोग KPK से इलाज करके गए हैं। तो हमारे पास वो सारी मेडिकल फिटनेस है, हमारे पास वो सारा सिस्टम है, हमारे पास वो बेस्ट सिस्टम निज़ाम आज सिंध में है जो हम ख्वाब देखते थे कभी। साइबर नाइफ हमारे पास है, आपके पास द बेस्ट फैसिलिटीज इन NICVD हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे कि जब नवाज शरीफ साहब का इलाज हो रहा था, चल रहा था, कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल भी किसी भी तरह से, वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व थी, एजेंसीज इन्वॉल्व थी, वो उनके प्लेटलेट्स को कंट्रोल नहीं कर सक रही थी। दैट इज़ वाई आई थिंक नवाज शरीफ हैड टू गो टू आउट ऑफ द कंट्री। और वापसी का भी बात जो आपने की, तो उसमें भी वही तजाद है, वही बात है कि जब इस तरह से आप जाती कर रहे हो। 22 महीने हो गए खुर्शीद शाह साहब अभी तक सलाखों के पीछे हैं, कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई। जितने नायब ने दावे किए झूठे निकले। उनका बेटा फरूख शाह पहली बार MPA बना है, उसका उससे पहले सियासत से वास्ता नहीं था, उसको अरेस्ट किया गया है। तो ज्यादतियां तो बेशक हो रही है ना। आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नायब इज नाउ नॉट वर्किंग एज एन एजेंसी फॉर द अकाउंटेंट ब्यूरो, बट इट्स वर्किंग नाउ सही। एज अ अब सिंध के अस्पतालों में आकर बलूचिस्तान से लोग आप कह रहे हैं इलाज करा रहे हैं, पख्तूनख्वा से करा रहे हैं, लेकिन इन्हीं अस्पतालों में मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या जो दीगर सियासी रहनुमा है वो इलाज क्यों नहीं करवा सकते? वापस आकर मैं आपसे ही पूछता हूँ, फिर रमेश कुमार साहब के सामने और डॉक्टर अफनान साहब के सामने भी सवाल रखता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जब भी हम किसी भी अपोजिशन जमात के सामने हेल्थ सिस्टम के नकाइस की बात करते हैं तो वो ये बताया जाता है कि सिंध में हेल्थ का कितना बेहतरीन निज़ाम है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने जब 10 साल हुकूमत की, वहाँ उन्होंने हेल्थ के सिस्टम को कितना बेहतरीन कर दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्हीं जमातों के, इन्हीं हुकूमतों के अहम रहनुमा और सरबराहान मुल्क से बाहर जाते हैं और जो उनके मामूली और रूटीन के चेकअप होते हैं वो भी जाकर बाहर करवाए जाते हैं। तो डॉक्टर अफनान साहब, अभी कुछ दिन पहले इसी तरह के एक रूटीन चेकअप के लिए शहबाज शरीफ साहब भी बाहर जाना चाहते थे। एक तवील अरसे वो जेल में भी रहे, फिर ज़मानत पर वो रिहा हुए। हमजा शहबाज साहब रिहा हुए, तो जेल में उनकी जान को या हमजा शहबाज साहब की तो जान को कोई ख़तरा नहीं था, जो इस वक्त नून लीग कह रही है अगर मियाँ साहब आते हैं तो जेल में उनकी जान को ख़तरा है। क्या कह रहे हैं तैमूर तालपुर साहब? ये ज़ाहिर है सिंध में इतना हेल्थ का बेहतरीन निज़ाम है, पंजाब में भी अभी डॉक्टर अफनान साहब बताएंगे नून लीग ने कितना इस सेक्टर में काम किया है। फिर इन तमाम रहनुमाओं को, इन जमातों के सरबराहान को ये बाहर जाकर इलाज कराने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? फिर चले तो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से अरबाब साहब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, कोई इश्यूज होते हैं जो वहाँ पर नहीं आप कर सकते। जैसे आई नो फॉर अ फैक्ट नवाज शरीफ व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान तो उनके प्लेटलेट्स कंट्रोल नहीं होते, वो दे वर गोइंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर, व्हिच इज़ अ फैक्ट। और फिर मुझे इस बात पे भरोसा नहीं आया, पर जब पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें चेक करके बताई तो उन्होंने उससे एग्री किया। एजेंसीज हमारी सारी काम कर रही थी वहाँ पे, उन सब ने एग्री करके कहा कि यस दिस इज़ अ डिफरेंट इशू एंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल। तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब को आप भेज देते कराची तो हम उनका इतना ही बेहतर इलाज करते शायद जितना आज लंदन में हो रहा होगा। अच्छा, पर तो नवाज शरीफ साहब का इलाज कराची में हो सकता था? नहीं, मैं नहीं कह सकते हो सकता था। मुझे ये पता है कि आज कराची में, हैदराबाद में, थरपारकर में बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। हमारे पास साइबर नाइफ है, हमारे पास NICVD है, NICVDH है। तो वो अगर यहाँ पर आते हैं आई एम श्योर इलाज होता। पर वो जो उनका जो इशू था, जो मुझे याद है प्लेटलेट्स का था, तो वी कैन नॉट कंट्रोल प्लेटलेट्स वेरी वेल। तो उन्होंने जो इलाज वहाँ से कराया उन्होंने कराया, बट
इशू डिफरेंट है ना। इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आज यहाँ पर नहीं है कराची में क्योंकि वो अभी तक बीमार है, वो अभी इसलिए यहाँ पर नहीं है बिकॉज दे हैव द सेम इशू। वो समझते हैं कि यहाँ पे जो इमरान खान की हुकूमत है, आपको याद है इमरान खान की एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट थी, आपने पढ़ी होगी या देखी होगी, मैं तो खुद अपने कानों से सुनी थी और देखी थी। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने मेरे पे पुलिस भेजी और जब पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई तो मैं 17 फुट की दीवार से टाप के चला गया। तो ये मेरे ख्याल से टापना हमारे बस की बात तो नहीं है। एंड आई होप कि क्योंकि वफाकी हुकूमत तो इनकी अभी टाइम पूरा हो चुका है, जब हमारी वफाकी हुकूमत होगी तो तब भी क्या इमरान खान इतना फिट होगा कि जब हम पुलिस भेजेंगे तो 17 फीट की दीवार से टाप सकेगा। सही, लेकिन सर इतनी ज्यादती करें ऑपोजिशन से जितनी वो खुद बर्दाश्त आज सिक्योरिटी की वजह से मियां साहब नहीं आ रहे, नाइंसाफी की वजह से नहीं आ रहे, जो वो कोर्ट कर रहे हैं उनकी जमात और उनकी साहबजादी कोर्ट कर रही है, लेकिन जब वो गए थे तो वो गए मेडिकल टर्म्स पे थे, जाने की कंडीशंस कुछ और थी, आज ना आने की कंडीशंस वो कुछ और बता रहे हैं। रमेश कुमार साहब, अब ये ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल टीवी पर बैठकर जब पब्लिक से कमिटमेंट की है, उनके इस वादे को भी वो उन्हीं वादों की तरह समझें जो इलेक्शन से पहले किए गए थे कि मियाँ साहब को वापस लाएंगे, ये इतने अरसे में वो अभी तक नहीं ला सके तो इसको इस मामले में हुकूमत की नाकामी समझ लें, यानी मियाँ साहब जब भी वापस आएंगे, जब नून लीग चाहेगी या वो खुद चाहेंगे तो आएंगे, ये हुकूमत इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं ला सकती उन्हें वापस। अरबाब, लाजमी है, हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश करेगी, मगर इंटरनेशनल ट्रीटी ये नहीं है। और ब्रिटिश से अभी कल बेटा स्टेट मिनिस्टर आया हुआ था और मेरी भी कल उस TIT के ऊपर और हम डिस्कस हुई और कल आप पे भी देखा कि उसने इंटरव्यू दिया, तभी उसने उस हवाले से बात नहीं की। बात ये कि वहाँ पे बहुत सारे मुल्क, आप मियाँ साहब की बात करते हैं, अल्ताफ हुसैन कितने से वहाँ पे रह रहा है, बहुत सारे बलोच लीडर हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं और इस तरीके से उनको नहीं बोला जाता, उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मगर बात है कि यहाँ पे हम चाहे गवर्नमेंट के पास वो है या नहीं है वसाइल, मगर उन खुद को मियाँ साहब 3 मरतबा मिनिस्टर आए हैं और इस तरीके से इलाज के बहाने के मुझे चंद दिनों ये जाए एप्लीकेशन आए और उसके ऊपर गवर्नमेंट एक अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर परमिशन दे कि वो जाए, और उसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब को इजाजत क्यों नहीं मिली? इस वजह से नहीं मिली, गवर्नमेंट कहा कि जो है वो मियाँ साहब खुद नहीं आए, अभी शहबाज शरीफ ही नहीं आएगा। अब ये कहेंगे नहीं शहबाज शरीफ आ जाता, लाजमी उसको सियासत ऐसे नहीं है। लेकिन रमेश साहब, शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी वापस आए थे, जब कोविड का दौर था, उस कोविड के दौर में वो पहले भी वापस आ चुके हैं। मगर देखें, बात ये है कि मैं उसमें नहीं कहता लाजमी है वो नहीं आएगी तो सियासत उनकी खत्म हो जाएगी, मरियम नवाज नहीं आती तो उसकी सियासत खत्म हो जाती। इस वक्त सिंपल में ये है कि मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मियां साहब की बनती है, वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके अपील करें, जो भी करें, फिर ये इनको जवाब बनता है कि वो जज की स्टेट में लेके आए, ये इनको चैलेंज करें, जो भी करें, मगर ये पाकिस्तान के इदारे। लेकिन रमेश साहब, पाकिस्तान की सियासत में कौन मॉरल ग्राउंड्स पर सियासत कर रहा होता है? हुकूमत में आने से पहले सबको अखलाकी कदरें याद होती हैं, हुकूमत में आने के बाद फिर वो अखलाकी कदरें सब भूल जाते हैं और फिर यू टर्न्स की इजाद हो जाती है। ये इस बात में आपको मैं एंडोर्स करूंगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैंने आज अपनी बजट स्पीच के अंदर भी कहा है कि जब हम गवर्नमेंट में बैठते हैं उन्हीं इदारों की तारीफ करते हैं और जब अपोजिशन बैठती है तो क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारी मैंने मिसाल दी है, तो ये एक प्रैक्टिस है, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। हम अपने ज़मीर से बात नहीं करते। सही, रमेश साहब, आपका थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही। तो डॉक्टर अफनान साहब, ये शहबाज शरीफ साहब भी कुछ अरसे पहले एक रूटीन के चेकअप के लिए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जा सके। अब देखें, आप अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें सेहत भी दे, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। मियाँ साहब भी अगर रुकते थोड़ा यहाँ पर, उनका इलाज यहीं हो जाता, पंजाब के किसी शरीफ मेडिकल सेंटर में वो इलाज करा लेते, तो इस वक्त ये हुकूमत भी इतनी परेशान ना होती। मियाँ साहब को शायद अदालत से अब तक इंसाफ भी मिल चुका होता, चूँकि अदालतें आपको ज़मानतें तो देती हैं, आपके हक़ में ही फैसले आते हैं, ऐसा तो नहीं कि तमाम फैसले आपके खिलाफ ही आते हैं अदालतों से। देखिए, तमाम फैसले हमारे खिलाफ नहीं आते, लेकिन हमें मालूम है कि इस मुल्क में अदालतों को मैनेज किया जा सकता है और वो इस अदालतों की भी एक हिस्ट्री रही है। जस्टिस मुनीर नज़रिया ज़रूरत आपको याद होगा। तो और मेरा ये ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को क्यों नहीं वापस लेके आते। उनके ऊपर तो कोई मसला नहीं है ना, अब तो इस वक्त तो प्रैक्टिकली हाइब्रिड रिजीम की हुकूमत है, उनको वापस लेके आए, उनसे कहें अपने केसेस भुगताएँ।
और वो लेकिन उनकी कोई नाम भी नहीं लेता, ना मीडिया नाम लेता, ना कोई और नाम लेता है। मतलब ये इससे पता चलता है कि इस मुल्क में एक कानून नहीं है। इस मुल्क में एक कानून सियासतदानों के लिए और एक कानून जो है बाकियों के लिए। तो ये इदारे इस तरह नहीं आप ये कह रहे हैं कि स्टेट के इदारे कानून फॉलो ना करें, अदालतें कानून फॉलो ना करें, ये कोई कानून फॉलो ना करें। अलग अलग कानून आपके दौर में भी तो ऐसे ही रहा है ना, ये ऐसा तो नहीं कि इन 3 सालों में कानून अलग अलग हो गया नहीं। हमारे दौर की बात नहीं है ये। हमने कोई मतलब कि कोई पेरिस नहीं है, हमने ये या फ्रांस में क्या कहते हैं, हमें हुकूमत नहीं मिली थी। इस मुल्क के हालात पहले ही बहुत ख़राब थे, हमने उन ख़राब हालात को बेहतर किया है। और हम 9.5 साल टोटल हमने हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर, तमाम अदवार अगर हमारे ले लें वफाक के, उसके अंदर हम जितना कर सकते थे हमने किया। लेकिन ये दिहाइयों का गंद है, ये कोई 7, 8, 9 साल में तो नहीं ठीक होना था। और उसमें भी आपको मालूम है कि जब हमारी हुकूमतों के खिलाफ कभी डॉन लीक हो रहा है, कभी पनामा हो रहा है, कभी हुकूमतें गिराई जा रही हैं, कभी मार्शल लॉ, उसके बावजूद हमने इतने काम किए। अब उसके मसला इस मुल्क हमारे मुल्क में ये है कि जो मतलब कि ताकत का जो महवर है वो आवाम है। अल्लाह ताला के बाद दुनिया पाकिस्तान में आवाम है उसका ताकत का महवर। मगर अगर कोई इस बात को ना माने और इसकी वजह से मुल्क में मसाइल पैदा हो तो फिर उसका इलाज जो है वो एकदम से नहीं होगा ना। वो इलाज कम लग रहे हैं तो फिर इलाज हमने किया, लेकिन वो आराम से। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके जवाब तैमूर साहब, ये कितना वक्त चाहिए होता है हुकूमतों को इन बिगाड़ को सुधार में तब्दील करने के लिए, पेरिस या फ्रांस बनाने के लिए? 8-9 साल भी डॉक्टर अफनान साहब कह रहे हैं कि ये कम है। 10 साल इनकी हुकूमत रही, 13 साल अभी सिंध में आपकी हुकूमत को हो गए, तो ये 13-14 साल भी कम होते हैं किसी एक शहर को, किसी एक सूबे को पेरिस या फ्रांस की तरफ पर? अरबाब साहब, आप और मैं क्या बात करेंगे? 8 साल में क्या बात करेगा? आप जो बात करेंगे वो आप बात करेंगे जो पब्लिक का सेंटिमेंट है, जो आपकी पब्लिक है, जो आपके वोटर्स हैं। आज आप देखें, आपने 13 इलेक्शन बाई इलेक्शन कराई ना, आपने 13 बाई इलेक्शन कराई। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में पीटीआई की है। उन 13 इलेक्शन में से 12 इलेक्शन पीटीआई हार गई है। इससे ज़्यादा बेइज्जती, इससे बड़ी चपेट कौन सी उनके मुंह पे लग सकती है? आपके पास पीपल्स पार्टी वफाक में नहीं है, पीएमएल नून तो कहीं पर भी नहीं है। पर आपने देखा जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुई, फॉर एग्जांपल अगर सिंध में इलेक्शंस हुई तो जो सीटें हम जीतते थे 10,000 12,000 की लीड पर, 20,000 की लीड, अपने 50,000 60,000 वोट की लीड। इसका मतलब कि वफाकी हुकूमत में होते हुए भी इन्होंने कोई धांधली नहीं की, जो कि पाकिस्तान की एक रिवायत भी रही है। ये वफाकी हुकूमत में धांधली करने के लिए भी ना आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है। आप धांधली भी पब्लिक सपोर्ट कुछ ना कुछ आपको चाहिए होती है करने के लिए। इनका तो खाना खराब है। इन लोगों ने तो जो हालत की है इस मुल्क की, ये वो बदबख्त हैं जिन लोगों ने 450% मेडिकल आपकी मेडिसिन का जो होता है उस पर बढ़ा दिए हैं। ये वो लोग हैं। आटे की प्राइस चेक करें आप। सिंध गवर्नमेंट जब थी हमारी पीपल्स पार्टी की, तब क्या थी? जब पीपल्स पार्टी में जब आप वफाक में हम थे तब क्या थी? हम लोगों ने 150% सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ाई। हमने 100% 5 साल में जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स की प्राइसेस बढ़ाई, उनकी सैलरीज बढ़ाई। इन लोगों ने क्या किया? कैन यू कंपेयर दैट टू दिस? जब से ये बजट इन्होंने पेश किया तीसरा, उस वक्त से इससे मुताल्लिक बात हो रही है और आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम करते रहेंगे। आज से आप तीनों मेहमानों से इजाजत चाहते हैं, तैमूर तालपुर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, डॉक्टर अफनान साहब हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PSL 6 का फाइनल इस वक्त चल रहा है और मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग की, पेशावर ने टॉस जीता था, 206 रन बनाए और जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम इस वक्त अभी तक 32 रन बना चुकी है। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, सनसनी खेज फाइनल। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो PSL 6 का सनसनी खेज फाइनल इस वक्त अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में जारी है। आज वहाब रियाज पेशावर ज़ल्मी के कप्तान, इन्होंने टॉस जीता और मुल्तान सुल्तान्स को पहले बैटिंग की दावत दी। मुल्तान सुल्तान ने बड़ी बेहतरीन बैटिंग की, एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड उनको मिला था मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की तरफ से। फिर 2 विकेटें जल्दी गिनी, लेकिन फिर शोएब मकसूद और रायली रूसो की ज़बरदस्त निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 206 रन मुल्तान सुल्तान ने बनाए और अबू धाबी के ग्राउंड में इस सीज़न में ये दूसरी बार 200 रन का हंसा पहले बैटिंग करते हुए पार हुआ है। और अब एक बड़ा
टोटल पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतने के लिए बनाना है। पेशावर का स्टार्ट भी बड़ा अच्छा है, खासतौर पर कामरान अकमल इस वक्त बड़े अच्छे टच में मौजूद हैं। 5 ओवर्स में 36 रन पेशावर की टीम बना चुकी है और अभी 207 रन तक पहुंचने के लिए मजीद 170 रन 15 ओवर्स में दरकार हैं, लेकिन बड़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप पेशावर की है। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस पूरत हाल में जानते हैं कि इस वक्त कौन सी टीम इनको फेवरेट लग रही है। और कामरान अकमल इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त टच में है पूरे टूर्नामेंट में, खासतौर पर अबू धाबी में थोड़े ऑफ कलर नजर आए तो आज वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। अभी शोएब मलिक को भी बैटिंग के लिए आना है, फिर कुछ पावर हिटर्स भी पेशावर ज़ल्मी के पास मौजूद हैं। तो सलमान साहब, इस वक्त कौन सी टीम आपको फेवरेट लग रही है? ज़ल्मी 206 रन का हदफ चेस कर जाएगा या फिर मुल्तान इस वक्त आपको, क्योंकि मुल्तान की बॉलिंग लाइनअप भी बड़ी अच्छी है, मुल्तान इस मैच में फेवरेट है? देखिए, इस टाइम पे 5 ओवर्स और 1 बॉल का खेल हुआ है, 42 रन है, कोई आउट नहीं है। जज़ई पिच पे मौजूद हैं, कामरान अकमल आज अच्छी फॉर्म शो कर रहे हैं। जज़ई ने पिछले 2 मैचेस में बड़ी आउटस्टैंडिंग नॉक्स खेली हैं, अभी 1 बॉल पर उसने छक्का लगाया जज़ई ने। तो अगर पार्टनरशिप लगती है तो फिर तो ये रन चेस हो सकते हैं, वरना अगर कहीं 1-2-3 विकेट इकट्ठे गिरते हैं तो फिर 200 की चेस ऐसी होती है कि उसमें फिर मुश्किलात आती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि पार्टनरशिप्स इनकी लगती रहें, बिकॉज बड़ा मैच है। फाइनल मैच में जब आप चेस करते हैं टारगेट तो एट टाइम्स इट कैन बी डिफिकल्ट, बट इट डिपेंड्स। ये टीम में डेप्थ तो बहुत है, वहाब तक ये अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, तो अब डिपेंड करता है। और ये जज़ई आउट हो गए हैं तो नेक्स्ट बॉल पे तो अब देखें, अब 1 विकेट गिरी है, तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग पार्टनरशिप। सही। तो सलमान साहब, ये भी अब जब अबू धाबी में ये इस दूसरे लेग का आगाज़ हुआ था तो विकेट शुरू में बड़ी मुश्किल थी, बड़े लो स्कोरिंग मैच हो रहे थे, समझ नहीं आ रही थी बैट्समैन को कि कैसे इस पर टाइम गुजारना है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरते गया, ये विकेट्स बेहतर होती गई, तो ये बॉलर फ्रेंडली विकेट थी। लेकिन आज, और हमने इससे पहले भी देखा 1-2 मैचेस में 200 रन का स्कोर लगा है, तो अबू धाबी मुश्किल कंडीशंस हैं खासतौर पर बैटिंग के लिए। देखिए जी, डिपेंड करता है कि प्रिपेयर क्या किया है। और मेरा ख्याल है कि शुरू में विकेट थोड़ी सॉफ्ट थी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उन्होंने विकेट को इंटैक्ट रखना था, तो हो सकता है उन्होंने उसको पानी, ऑब्वियसली पानी यूज़ करते हैं ताकि पिच इंटैक्ट रहे, पिच टूटे ना, ड्रायर साइड पे ना चली जाए। और रोज़ाना मैच था, बीच में 2-2 मैचेस भी थे, तो जाहिर है फिर उन्होंने उसको इंटैक्ट रखना था। और आज की जो पिच है, डेफिनेटली एक तो कल का दिन उन्हें ऑफ मिला है और दूसरा उन्हें पता था कि इसके बाद कोई मैच नहीं है, ये फाइनल है। तो आज कदरे घास बहुत कम था और पहले बॉल से जो पिच है वो बड़ी अच्छी थी आज बैटिंग के लिए। अच्छा, लेकिन शुरू में जो मुल्तान की बैटिंग हमने देखी, रिजवान ने, शान मसूद ने शुरू में थोड़ा फंस कर खेला, फिर राइले रूसो, शोएब मकसूद ने बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग की, तो शुरू में आज भी विकेट थोड़ी मुश्किल थी। अगर रिजवान और शान मसूद थोड़ा और खुलकर खेलते तो शायद ये फिर 230-240 को भी टच कर सकते थे। नहीं, आई थिंक दे मेड श्योर कि विकेट्स ना गिरे अर्ली। पहले 2-3 ओवर बॉल स्विंग हो रहा था और ठीक ठाक बॉल स्विंग हो रहा था उसका। समीन गुल का उसने 2 ओवर शान को काफ़ी बीट किया, बल्कि शान बचे हैं 2-3 दफ़ा आउट होते हुए। सो आई गेस द ओपनर्स हैव टू मेक श्योर कि टीम में आते साथ ही आपका स्टार्ट चाहे बहुत तेज ना हो, लेकिन यह है कि अगर विकेट्स आपके हाथ में हो तो आप लॉन्च कर सकते हैं। 230-40 तो साल में दुनिया में जितना T20 होता है, 1-2 दफ़ा ऐसा होता है, तो आप हर दफ़ा अगर ऐसा करने चाहें तो कई दफ़ा उसकी हंट में आप 150-170 में टीम आउट हो जाती है। सो टू मेक श्योर बैट्समैन हैव टू एक्ट सेंसिबली व्हेन दे स्टार्ट। सही। अच्छा समा, आप चूंकि लाहौर कलंदर्स का ही पार्ट रहे, लाहौर कलंदर्स अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त गई थी अबू धाबी खेलने, कराची के मैचेस में बड़ी अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन वहाँ ये बैटिंग इनकी कोलैप्स होती रही। आप खुद क्योंकि उस टीम का पार्ट रह चुके हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है? ये कभी कभार स्टार्ट बॉल अच्छा लेते हैं लेकिन फिर ये प्ले ऑफ्स में जगह नहीं बना पाते अनफॉर्चुनेटली। देखिए, जहाँ तक लाहौर कलंदर्स की बात है तो उनके जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हफीज़ और फ़खर जमान है, जो कि रेगुलर फीचर है पाकिस्तान की T20 साइड का। तो अगर इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, अब इनको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हफीज़ भाई तकरीबन अपने करियर के एंड पे हैं, फ़खर जमान 3-4 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट लीग्स में भी खेल रहे हैं। तो इनका जो फेलियर है वो तो ऑब्वियसली इसको कोई आप किसी कोच का कसूर तो नहीं कह सकते। इतने एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, उनको खुद ख्याल करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमें अगर हमारी फॉर्म नहीं है तो हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। वो आते साथ ही बहुत ज़ोर ज़ोर से स्ट्रोक्स मारने की कोशिश करते रहे और उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंडेंट थी लाहौर कलंदर्स, क्योंकि नीचे तो टिम डेविड तो एक नई समझ लें सिंगापुर से आए थे, उनका किसी को इतना आइडिया नहीं था कि वो इतना अच्छा खेल जाएंगे। लेकिन अगर वो भी ना खेलते तो बुरा ही हाल था जो लाहौर कलंदर्स का। फिर जो बीच में लड़के कुछ हमारे लोकल प्लेयर्स खेले, जिसमें उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम से फैजान थे, 2 मैच खेले, कुछ नहीं किया। आगा सलमान 2 मैच खेले, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर ज़िशान अशरफ खेले, सो नन ऑफ देयर बैट्समैन। सोहेल अख्तर ने 1-2 दफ़ा 30-40 किया, उसके अलावा उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो जब आपके प्रीमियर 5-6 बैट्समैन रन ही नहीं करेंगे तो फिर आप जो मर्जी बॉलिंग करती रहे,
आप बैटिंग के बगैर तो मैच नहीं जीत सकते ना T20 का। और सलमान, आपको ये लगा कि सिर्फ लाहौर कलंदर्स का ही मसला नहीं, बल्कि जो दूसरे सारी टीम्स थी उनमें भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो अबू धाबी की विकेटों पर रन्स नहीं कर सके। दौरे इंग्लैंड के लिए, दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए जिन प्लेयर्स का नाम टीम में आ गया है, इवन वो भी परफॉर्म, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, फिर शर्जील खान, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, ये तमाम लोग ना बैटिंग में परफॉर्म कर सके। जो इनमें ऑलराउंडर्स हैं वो बॉलिंग में भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर सके, और ये फिर भी टीम में। और जिन कुछ प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, शाहनवाज धानी बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, उनका नाम नहीं है T20 टीम में। वहाब रियाज टॉप विकेट टेकर, उनका नाम नहीं है। तो इस सिलेक्शन पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। अर्ली ये ऐलान कर दिया गया टीम का, कुछ इंतजार करना चाहिए था, आपको लगता है सर? देखिए जी, बिल्कुल, आज ही मैंने वो लिस्ट देखी है जिसमें 50 लड़कों का इंग्लैंड का वीज़ा है। तो जब आपके पास सबके वीज़ाज अवेलेबल हैं तो फिर आप वेट कर सकते थे PSL के मतलब प्लेऑफ से पहले तक भी वेट कर सकते थे टीम के अनाउंस का। उसमें आपके काफ़ी सामने आ जाती पिक्चर कि कौन से प्लेयर्स की फॉर्म कैसी है, कौन सा बंदा परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल उन्होंने जल्दी की। अब देखें, वो कह तो रहे हैं क्रिकेट बोर्ड वाले के लॉजिस्टिकली हम देखेंगे, हमारे जहन में है परफॉर्मेंसेज, तो हमें जिसकी जरूरत होगी हम उसके लिए कोशिश करेंगे। बट इट डिपेंड्स, आई थिंक कि जब आपके पास वीजा अवेलेबल है, जब पूरी टीम ने जाके 10 दिन का क्वारंटीन करना है, तो आप जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उसके साथ भी यही प्रोसीजर होना था। सो व्हाई डू इट सो अर्ली? तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। सही। और समझ अभी ये कंसर्न जरूर है। ये फाइनल भी बहुत डिपेंड करता है शुएब मलिक की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि अभी ज़ाहिर है अगर एक और विकेट गिरती है तो फिर उनको आना है और फिर पूरी जिम्मेदारी उनको लेनी है। 2-3 बड़ी अच्छी इनिंग्स शुएब मलिक ने भी इस टूर्नामेंट में खेली। मोहम्मद हफीज़ गो के ऑफ कलर नजर आए। आपको लगता है अगले वर्ल्ड कप के प्लान में ये दोनों सीनियर प्लेयर्स शामिल होने चाहिए? क्योंकि मिडिल ऑर्डर का मसला पाकिस्तान की T20 टीम में तो बरकरार है अभी भी। देखिए, बिल्कुल बरकरार तो है। पाकिस्तान टीम में तो बैटिंग में सिवाय रिजवान और बाबर आजम के कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका पिछले 2-3 टूर्स पे। तो ये मेजर कंसर्न है पाकिस्तान टीम का। जिम्बाब्वे से T20 मैच हार गए चेस करते हुए, बहुत ही लो स्कोरिंग मैच। कौन सा? जिम्बाब्वे से जो T20 हार गए थे जी बिल्कुल, वो भी हारे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब बाबर और रिजवान स्कोर करें तो तभी आपकी टीम जो है वो मैच जीतती है, और अगर वो दोनों स्कोर ना करें तो आपकी टीम मैच नहीं जीतती। तो बाकी तो बैटिंग जो आपकी मिडिल ऑर्डर है वो तो टोटली जो है अनस्टेबल है, उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। यही मेजर कंसर्न है पाकिस्तान का। और सलमान, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कामरान अकमल भी इस दौरान आउट हो चुके हैं। अब ये 2 विकेटें गिर चुकी हैं, दोनों ओपनर्स पवेलियन वापस लौट चुके हैं। अब शुएब मलिक और जोनाथन वेल्स, पिछले मैच में वेल्स आए थे और बड़ी अच्छी सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। अब ये मैच कुछ मुल्तान की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको लग रहा है? ऑफ कोर्स ही यहाँ पे विकेट्स गिर रही हैं। मैंने अभी जब आपसे बात शुरू की थी तो मैंने ये जिक्र किया था कि पार्टनरशिप लगनी जरूरी है। यहाँ पर विकेट्स अगर 2-3 इकट्ठी गिरती हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है चेजिंग साइड से। और अब लेट्स सी कि प्रेशर को कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रेशर की वजह से फंसते हैं या अपनी चेस को जारी रखते हैं और मोमेंटम पकड़ते हैं। जरूरी यहाँ पर है कि मोमेंटम को ना गिरने दें, क्योंकि ये एक ही मैच है। अगर इसमें मोमेंटम गिर गया तो इतने बड़े चेस में रिकवरी का चांस नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि ये इसको खुला खेलते रहें, अपना पूरा चांस लें, बिकॉज 10 की एवरेज से ऊपर एवरेज चाहिए आपको। आप इसमें टाइम नहीं है कि आप आके जो है वो कुछ बॉलें वैसे ही गुजार दें और एवरेज 14-15 की कर लें, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। और जिस तरह माजी में सलमान हमें PSL से कुछ प्लेयर्स ऐसे मिलते रहे जिन्होंने पाकिस्तानी टीम में आकर परफॉर्म भी किया, खासतौर पर फ़खर जमान, हसन अली, शादाब खान, फ़हीम अशरफ। ये इस PSL या पिछले जो PSL था पिछले साल का, इन 2 PSLs में आपको कहीं कोई इस PSL की दरियाफ्त नजर आई? शाहनवाज धानी को क्या हम फाइंड ऑफ PSL कह सकते हैं? भैया, ये जितने भी आपने नाम लिए इनमें से कोई भी PSL की दरियाफ्त, ये सब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं 8-8, 9-9 साल से। अच्छा, लेकिन और ये उसकी परफॉर्मेंस पे इनका नाम आता है ड्राफ्ट में। अच्छा। और ड्राफ्ट से इन्हें टीमें पिक करती हैं। तो ये जहां पर परफॉर्म करते हैं, जो इनके इनिशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो 4 डे है, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, वो पाकिस्तान कप है। ये तो एक ऐसी जगह PSL जहाँ पे ये शोकेस होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को पता चलता है कि ये लड़के भी हैं। असल में आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पहले कवर नहीं होती थी, मीडिया में नहीं आता था उसका परफॉर्मेंस, तो लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये 10-10 साल से 8-8 साल से लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं जिनका आपने नाम लिया। सही। लेकिन सलमान जी, पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स तो बड़े अच्छे PSL में जो भी देखते हैं वो सब बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ऑलराउंडर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये बैटिंग में हम क्यों लैग कर रहे हैं? कोई ऐसा ओपनर हमें नहीं मिल रहा, कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल रहा। बैटिंग में मैच्योर एज जो है वो आफ्टर जो है ना वो 28-27 के ऊपर जाके अर्ली 30s में आप बैटिंग में मैच्योर होते हैं। देयर इज हार्डली अ बैट्समैन जो आपको मिलता है कि जो जवानी में ही बहुत ज्यादा अच्छा हो, बड़ा एस्टैब्लिश हो। आप अगर यू लुक अराउंड द वर्ल्ड तो बड़े कम प्लेयर्स हैं जो एट अ वेरी यंग एज बड़ा अच्छा बैटिंग करते हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो मैच्योरिटी में जाके, और हमारे यहाँ यंगस्टर की रीत कुछ ऐसी पड़ गई है कि वो यंगस्टर पे यंगस्टर लाई जाते हैं, ये देखते नहीं है कि पीछे उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनकी ट्रॉफी में क्या उनकी स्टैंडिंग है, कितने साल से परफॉर्म कर रहे हैं। फिर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो फिर उनकी स्ट्रगल आप सबके सामने है। अगर इतना ही टैलेंट
जो है वो हम उसको बजाय के फटाफट आगे करने की बजाय थोड़ा उस पर काम कर लें, थोड़ा उसको सिक्योर कर लें, तो वो और अच्छे रिजल्ट दे सकता है हमें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भट्ट साहब मौजूद थे हमारे साथ, साबिक टेस्ट कप्तान, और ज़ाहिर है सिलेक्शन के मामला पर बात उठा रहे थे। और इस वक्त जो PSL का फाइनल है वो अब एक बैलेंस में इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 विकेटें पेशावर ज़ल्मी की गिर चुकी हैं और मुल्तान सुल्तान इस वक्त बैटिंग के बाद बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रही है। लेकिन अगर एक अच्छी पार्टनरशिप इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को मिल जाती है, 2 गो के दोनों ओपनर्स आउट हो गए हैं, लेकिन ज़ाहिर एक्सपीरियंस उनके पास शुएब मलिक की सूरत में मौजूद है, जोनाथन वेल्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं जिन्होंने पिछले मैच में भी निस्फ सेंचुरी बनाई थी। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम एक अच्छी पोजीशन में आ सकती है। मुल्तान सुल्तान की टीम, याद रहे कि ये पहला फाइनल खेल रही है PSL की हिस्ट्री का, और पेशावर ज़ल्मी की टीम फाइनल के मामले में सबसे एक्सपीरियंस टीम है, 4था फाइनल वो इस वक्त खेल रही है। लेकिन इस वक्त उनको ज़रूरत है एक अच्छे स्टैंड की, एक अच्छी पार्टनरशिप की। अगर वो लगती है तो मुल्तान के बॉलर्स पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन ये इतना आसान, मुल्तान के बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, खासतौर पर शाहनवाज दानी उनके पास मौजूद हैं, इमरान खान उनके बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, फिर बहुत अच्छे उनके पास इमरान ताहिर की सूरत में स्पिनर भी मौजूद हैं, सुहेल तनवीर बड़े अच्छे सीम बॉलर, मीडियम पेसर उनके पास मौजूद हैं। तो अब देखते हैं दोनों में से जो भी टीम जीते, बहरहाल जीत क्रिकेट की होगी, क्योंकि जीत सिर्फ पाकिस्तान की होगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।